हेलो स्टूडेंट्स। आज हम उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का उदय के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्य, उसके द्वारा मांग की गई उनके बारे में अध्ययन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उस पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव था। उदारवादी नेता कांग्रेस के मंच से अपने स्वतंत्रता के आंदोलन को इतना आगे नहीं बढ़ा सके जिससे भारतीय राष्ट्रवादी संतुष्ट हो सके, और उन्होंने उदारवाद के स्थान पर उग्रवाद को स्वीकार किया, जिसका अध्ययन हम करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जो कि 1905 से लेकर 1919 तक चला। प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक था, और इस काल को हम उदारवाद का काल कहते हैं, और 1905 से 19 के बीच के काल को हम उग्रवाद का काल कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रवादी के रूप में प्रसिद्ध युवा नेताओं का मोह भंग हो गया। उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। प्रसिद्ध उग्रवादी नेता अरविंद घोष ने 1893-94 ईस्वी में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की प्रतिवेदन व अनुनय विनय की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए पुराने नेताओं के स्थान पर नई पीढ़ी के युवा नेताओं के आगे आने का आह्वान किया। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख थे। प्रथम तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना गया। उग्रवाद के उदय के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें पहला कारण है सरकार की जनता विरोधी नीतियां। 1896 ईस्वी में कपास पर से उत्पादन शुल्क की वापसी। दूसरा कारण लॉर्ड कर्जन की नीतियां, जैसे कि 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय अधिनियम, जिस पर विश्वविद्यालयों को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। 1905 का बंगाल विभाजन, जो कि द्वेषपूर्ण था, भारतीयों को बांटने का कार्य किया इसने। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जैसे कि अबिसीनिया द्वारा 1896 ईस्वी में इटली को पराजित किया, क्योंकि इटली एक यूरोपीय देश था, अबिसीनिया एक छोटा सा देश था जिसने एक बड़े देश को पराजित किया। तो भारतीयों के मन में भी ऐसा विचार आया कि इंग्लैंड जैसे यूरोपीय देश को हम भी पराजित कर सकते हैं। 1905 ईस्वी में जापान के द्वारा रूस को पराजित करना। जापान भी उस समय एक छोटा सा देश था जिसने एक महान विशाल देश को पराजित किया। तो भारतीयों के मन में भी राष्ट्रवादी विचारधारा आई और इसने उग्र रूप धारण किया कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए उग्र तरीकों का प्रयोग किया जाए। चौथा, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों के बढ़ते प्रसार के कारण राजनीतिक चेतना बढ़ी। कलकत्ता के बंगवासी समाचार पत्र और पुणे के केसरी और काल जैसे अखबारों ने कांग्रेस की उदारवादी नीति की आलोचना की। उग्रवाद के बढ़ने का पांचवा कारण है विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे विचारकों ने भी उग्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। विवेकानंद जी ने कहा है कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। उग्रवाद की मशाल बाल गंगाधर तिलक ने जलाई। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। स्वराज,
स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार इसकी शाखाएं हैं। लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। उग्रवाद के तीन प्रमुख स्तंभ थे। तिलक ने केसरी, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय ने पंजाबी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किया। ये तीनों अखबार थे, तीनों प्रसिद्ध उग्रवादी नेताओं के द्वारा जारी किए जाते थे और इन्हीं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से प्रहार किया और उग्र राष्ट्रवाद को प्रचार प्रसार करने में इन अखबारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्च बिंदु था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रच्छन्न प्रहार था। इस कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। बंगाल इस समय सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे। अर्थात उस समय के बंगाल में वर्तमान का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। असम 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग हो गया था। पहले असम भी बंगाल में शामिल था, लेकिन 1874 में यह अलग हो गया था। अंग्रेजी सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना सुव्यवस्थित ढंग से शासित नहीं किया जा सकता था। किंतु विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रही राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। अतः विभाजन राजनीति से प्रेरित था। अविभाजित बंगाल को बंगाल तथा पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। नवगठित बंगाल प्रांत में आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को शामिल किया गया। कलकत्ता को इसकी राजधानी बनाया गया। यह हिंदू बहुसंख्यक प्रांत हो गया, लेकिन इस बंगाल में बंगाली आबादी गैर बंगालियों से कम हो गई। दूसरा प्रांत जो बना वो था पूर्वी बंगाल और असम नाम दिया गया, और इसमें बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले शामिल थे। इसकी राजधानी ढाका बनी। अर्थात इसका विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया गया। बंगाल का विभाजन गैर मुस्लिम और मुस्लिम। बंगाल में गैर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी और जो दूसरा प्रांत बनाया गया उसमें मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। अर्थात जो पहला प्रांत था बंगाल, उसमें गैर बंगालियों की आबादी कम हो गई। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बेमफाइल्ड फुल्लर ने मुसलमानों का अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेख किया। इस प्रकार बंगाल विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया। हिंदू मुसलमानों को इस विभाजन में अलग अलग कर दिया गया और मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाकर हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर दिया गया और राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास किया। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। हालांकि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1930 में सार्वजनिक हो गया था। बंगाली हितवादी तथा संजीवनी जैसे अखबारों ने अपने लेखों में बंगाल विभाजन का विरोध किया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ।
घोषणा तो उन्होंने 19 जुलाई 1905 को ही कर दी थी, लेकिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने खाना नहीं बनाया, वह उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाए। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में बनाया गया। अर्थात स्वदेशी आंदोलन में राखी बंधन दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया। बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया। संजीवनी ब्रह्म समाज की पत्रिका थी। वंदे मातरम बंगाल स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। अप्रैल 1906 ईस्वी में बारी साल सम्मेलन की अध्यक्षता अब्दुल रसूल ने की। बारी साल सम्मेलन के बाद युगांतर समाचार पत्र ने 22 अप्रैल 1906 के अंक में लिखा, समस्या का समाधान जनता अपने हाथों में है। भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे। ताकत का सामना ताकत से करना होगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बंबई और पूना में, अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तरी भारत में तथा सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में व चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में फैला दिया। अलग अलग जगह पर इन नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया। बनारस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया तथा स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। उग्र राष्ट्रवादी लाल बाल पाल व अरविंद घोष स्वदेशी व बहिष्कार को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे तथा इसे एक राजनीतिक जन आंदोलन का रूप देना चाहते थे। इनका लक्ष्य स्वराज था। नरमपंथी बंगाल से बाहर आंदोलन के विस्तार के विरुद्ध थे। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों में विवाद हुआ। दादाभाई नौरोजी को अंत में अध्यक्ष चुनकर इस विवाद को समाप्त किया गया। 1906 के ही कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़ी 4 प्रस्ताव स्वीकार करवाए। इसी अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। इस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद अली ने पढ़ा था। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों और सरकारी नौकरी आदि का भी बहिष्कार हुआ। धोबियों ने विदेशी वस्त्र धोने से मना कर दिया। 12 साल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किए गए गणपति और शिवाजी उत्सवों ने स्वदेशी का प्रचार प्रसार पश्चिम भारत के साथ साथ बंगाल में भी किया। परंपरागत उत्सवों तथा मेलों द्वारा भी स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और अरविंद घोष को इसका प्रिंसिपल बनाया गया। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तकनीकी शिक्षा के लिए जुलाई 1906 में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। बंग भंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। 22 अक्टूबर 1905 को
बंगाल के मुख्य सचिव कार्लाइल ने एक सर्कुलर द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों के संस्थापन के अनुदान, मान्यता व छात्रवृत्तियां वापस लेने की धमकी दी। इसे कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई। पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। धन्यवाद।